यस गाइस, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के क्वेश्चंस करने वाले इस सेशन के अंदर हम लोग एएमटी की प्रोविजंस तो ऑब्वियसली हर एक बच्चे को याद रहती है, बट क्योंकि वो क्वेश्चंस नहीं करता, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चंस नहीं दे रखे, तो उसको तकलीफ जाती है हमेशा। तो आज हम 3 क्वेश्चंस एएमटी के करेंगे, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, प्लस कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर है CQ2। एक बार गुजारिश है कि अच्छे से ये CQ2 को पढ़ ले, बढ़िया से पढ़ो इसको तमीज से, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए CQ2 के ऊपर। क्या बोल रहा है CQ2? कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एक्स एंड कंपनी फॉर AY 25-26 कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 JC। मतलब ये AMT का सेक्शन है, तो AMT को कंसीडर करके आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। जब AMT को कंसीडर करके आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होती है, तो आपको दोनों स्कीम में टैक्स निकालना पड़ता है, नॉर्मल स्कीम में भी और AMT के हिसाब से भी। मतलब हमको नॉर्मल इनकम भी निकालनी पड़ेगी और हमको एडजस्टेड टोटल इनकम भी निकालना पड़ेगा। दोनों हम निकालने वाले इस इक्वेशन के अंदर। क्या दे रखा है? बिजनेस इनकम इज 21,500,000 बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD ऑफ रुपीज 11 lakhs। ठीक है, 21 lakhs लिख लेता हूं मैं। बिजनेस इनकम कितना है? बिजनेस इनकम इज 21,500,000, और ये जो 21,500,000 की इनकम है, दिस इज बिफोर डिडक्शन। मतलब ये इनकम में से डिडक्शंस मिलने वाले हैं। अब 35 AD जैसे ही पढ़ा ना, आपके दिमाग में लाइट लगेगा, अरे सर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर तो 35 AD का डिडक्शन मिलता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर AMT लगता ही नहीं भैया। ना AMT का पिछला क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो, ना आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको AMT का क्रेडिट यूज करना है पिछले साल का, तो आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट ही नहीं कर सकते हो। मैंने लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो आपको AMT लगता ही नहीं है, ना मैट लगता ना AMT लगता न्यू टैक्स रिजीम में। तो अगर AMT का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ऑब्वियस है कि यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम ही हमको फॉलो करना रहेगा। ये बोला हो ना बोला हो, मतलब एकदम इंप्लाइड अजम्पशन है ये। ठीक है, तो बिजनेस इनकम है 21,500,000 की, इसमें से लेस हो जाएंगे 35 AD के डिडक्शंस। कितने हैं? 11 lakhs। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत टेढ़ा है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, बिजनेस इनकम इज 21,500,000 बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ 11 lakhs। ये 11 लाख का डिडक्शन क्लेम करने के पहले 21 lakhs की आपकी इनकम है, 21,500,000, बिकॉज ऑफ विच डेप्रीशिएशन ऑफ 40,000 कैनॉट बी क्लेम्ड। मतलब ये जब 35 AD का आपने 100% डिडक्शन लिया, तो आपको 40,000 का जो नॉर्मल डेप्रीसिएशन मिलने वाला था वो नहीं मिला। याद करिए, मैंने आपको डेप्रीसिएशन में पढ़ाया था कि अगर कोई एसेट ऐसा है जिसपे 100% डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं अपन, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी 0 एज पर सेक्शन 43(1) का एक्सप्लेनेशन। और जब आप इस एसेट को ऐड भी करोगे अगर ब्लॉक में, तो उसकी वैल्यू 0 जाएगी। WDV में जो ऐड होगा ना वैल्यू, दैट वुड बी 0। तो ये 11 लाख का हमने 100% जो अपफ्रंट डिडक्शन ले लिया है एज पर सेक्शन 35 AD, इसके वजह से 40,000 का डेप्रीसिएशन हम क्लेम नहीं कर पाए। तो जब मैं नॉर्मल बिजनेस इनकम निकाल रहा हूं ना, तो ये 40,000 के डेप्रीसिएशन का कोई सीन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस इनकम में जब आपको 35 AD का पूरा डिडक्शन मिल गया, तो डेप्रीसिएशन का और अलग से डिडक्शन नहीं मिलता। बट जब मैं AMT के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकालूंगा, अगर आपको याद होगा AMT में हम जब एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम ऐड करते हैं 35 AD का डिडक्शन, बट ये पूरा का पूरा 35 AD का डिडक्शन ऐड नहीं होगा। 35 AD का डिडक्शन माइनस जो डेप्रीसिएशन फोरगॉन है, जो डेप्रीसिएशन नहीं मिला ये डिडक्शन लेने की वजह से, वो अमाउंट माइनस करते हैं। देखो मैं लेके चलता हूं आपको, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालना। टोटल इनकम एड इनकम बेस्ड डिडक्शन 80 IAS से लेके 80 RRB तक जो भी डिडक्शन आपने मिले हैं, 10 AA का डिडक्शन, और ये C पॉइंट देखिए, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD माइनस जो डेप्रीसिएशन अलाउ करते थे अगर 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलता था। तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट में अपने वाले एग्जाम्पल में कितना ऐड होगा?
11 लाख माइनस 40,000, मतलब 10,60,000 ही एड बैक होगा जब हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे। ये कब की बात है? ये बात है जब अपने को एएमटी का निकालना है कैलकुलेशन। नॉर्मल कंप्यूटेशन में इसका कोई लेना देना नहीं है ये डेप्रिसिएशन का। ये मैं चाहता हूं बच्चे समझे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जबरदस्ती। ठीक है, ओके। उसके बाद 80 आईबी का डिडक्शन है 1 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 80 आईबी इनकम बेस्ड डिडक्शन है, ये ग्रॉस टोटल इनकम में से बाद में मिलेगा। और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 85,000 का डिडक्शन है। ये कौन है? फर्म है अपनी, हाँ ये फर्म है ना, यस चलेगा भैया। ये फर्म को डिडक्शन मिलेगा 80 जीजीसी में, अरे मिलता है भैया 80 आईबी का डिडक्शन। और ये फर्म ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन पे करा तो 80 जीजीसी में मिलेगा। 2 सेक्शन है, ठीक है, 80 जीजीबी ये है कंपनी के लिए, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी अगर कंपनी ने दिया तो उनको डिडक्शन मिलता है 80 जीजीबी में, और अदर देन कंपनी ने दिया तो जीजीसी में मिलता है। आपको अगर लॉजिक याद होगा, मैंने जो पढ़ाया था, मैंने बोला था कंपनी में सी है तो कंपनी को सी में नहीं मिलेगा, जीजीसी में कंपनी के अलावा बाकी लोग को मिलता है। ठीक है, ये याद करवाने का तरीका था। तो करते हैं अपन। अभी क्या निकाल रहे हैं? अपन अभी निकाल रहे हैं नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। एडजस्टेड टोटल इनकम नहीं निकाल रहे, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं। ये नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे एएमटी के साथ। ठीक है, तो बिजनेस इनकम होगी अपनी 21 लाख की, इसमें से लेस हो गया 35 ईडी, तो पीजीबीपी का इनकम हो गया अपना 10,05,100 रुपीज, बाकी कुछ दिया नहीं है, तो ग्रॉस टोटल इनकम भी अपनी कितनी होंगी? 10,05,100 रुपीज। इसमें से लेस हो जाएगा 80 आईबी का डिडक्शन, कितने का? 1 लाख रुपए का, ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है, माइनस होगा, लेस हो जाएगा इसमें से 80 जीजीसी का डिडक्शन, कितना? 85,000 रुपीज का, 10,05,100 माइनस 1,85,000, 8,15,000 की भैया आई इनकी टोटल इनकम। 8,15,000 की टोटल इनकम आई। सर ये तो क्वेश्चन पार्टनरशिप फर्म का है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि फर्म का क्वेश्चन है। अरे भाई फर्म का क्वेश्चन है पर कंप्यूटेशन तो ऐसे ही होता है उनका भी, क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता था? अरे वाह लोग, कंप्यूटेशन ऐसे ही होता है, सिर्फ ये टोटल इनकम पे जो टैक्स निकलता है ना वो अलग रहता है, रेट अलग रहता है। ठीक है, 8,15,500 हो गया। किसी को दिक्कत है इसमें? ये क्या निकाल रहे अपन? ये निकाल रहे हैं हम लोग टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। तो 8,15,500 पे रेट ऑफ टैक्स क्या है फर्म के लिए? 30% है, इनटू 30%, ये टैक्स प्लस 4% HEC, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, टैक्स प्लस 4% HEC, 8,15,500 इंटू 30% प्लस 4% ऐड कर दिया तो ये हो गया 2,54,436 रुपीज। ये हो गया मेरा टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। ठीक है, ये मेरा टैक्स है एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या निकालने वाले? अब निकालने वाले एएमटी। ये आप एक बार लिख लीजिए इसको बढ़िया से। अब निकालने वाले हम एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब एएमटी के अंदर क्या होगा? एएमटी में कैसे निकालते हैं? तो निकालना है एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का ही तो हमको 18.5% एएमटी लगता है। ठीक है भैया, टोटल इनकम निकलेगी एज पर नॉर्मल प्रोविजन। एज पर नॉर्मल प्रोविजन टोटल इनकम रहेगी 8,15,500 रुपीज। इसमें ऐड होगा क्या? क्या ऐड होगा इसमें? ऐड होगा इनकम बेस्ड डिडक्शंस, क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम हम जो निकालते हैं वो डिडक्शंस जो इनकम बेस्ड डिडक्शंस है उसके पहले की निकालते हैं। तो जो इनकम बेस्ड डिडक्शंस है दो वाले, कौन से? 80 IA से लेके IA वाली सीरीज, इनकम बेस्ड डिडक्शन की सीरीज, प्लस 10AA, ये जो दो एग्जम्पशंस है ना,
इनको एज इट इज ऐड करते हैं। ये देखो 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 ऊपर देखो क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकाले, टोटल इनकम ऑफ द असेसी एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस, एड इनकम बेस्ड डिडक्शंस 80 आए से लेके 80 आरआरबी तक के एज इट इज पूरे के पूरे ऐड करने हैं। 10 डबल ए का अगर डिडक्शन क्लेम करा है तो एज इट इज ऐड करना है। और थर्ड केस में 3580 का डिडक्शन पूरा ऐड नहीं करना है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बचा हुआ अमाउंट ऐड करना है। क्लियर है? हाँ। तो भैया ये हो गया। अब इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB 1,00,000 रुपए मिला है, पूरा का पूरा ऐड करेंगे, एज इट इज ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे, एक और चीज पूछ रहा हूं मैं आपको, क्या सेक्शन 80 GGC ऐड करना है? नो, सेक्शन 80 GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है, ये नॉर्मल डिडक्शन है, ये इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं है। ये डोनेशन दिया डिडक्शन मिला, ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम थी इसलिए डिडक्शन मिला, इसको ऐड नहीं करना, याद रखना। नॉर्मल डिडक्शन जो अपन ने पढ़े हैं ना 80C से लेके 80U तक, उसी में आता है ये, उसको ऐड नहीं करना है, सिर्फ इनकम बेस्ड डिडक्शंस ऐड करने। 80 IB से लेके 80 RRB तक, 80 IA से लेके 80 RRB तक के ही डिडक्शंस ऐड करने हैं। सेकेंडली 10 डबल ए का डिडक्शन ऐड करना है, SEZ वाला, एक्सपोर्ट प्रॉफिट वाला, और 35 AD का डिडक्शन। बट 35 AD का डिडक्शन पूरा का पूरा ऐड नहीं करना है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बचा हुआ अमाउंट जो है वो ऐड करना है। तो ये 80 GJ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको रहने देता हूं मैं पढ़ा, ठीक है ना। ऐड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD माइनस डेप्रीसिएशन। तो ये हो गया 10 लाख, 1 लाख नहीं, कितना था, 11 लाख का डिडक्शन था, उसमें से 40,000 का डेप्रीसिएशन नहीं मिला था। ये हो जाएगा 11 lakhs माइनस 40,000 का डेप्रीसिएशन, 1060 ऐड करेंगे। अब ये अपना आ गया एडजस्टेड टोटल इनकम। निकालो भैया कितना है, 8,15,500 प्लस 1 लाख प्लस 10,60,000, ये आ गया 19,75,500। आया रे बेटा, इसको लिख लो एक बार, अगर लिखना चाहते हो तो तमीज से लिखना, गरीब जैसे मत लिखना, ठीक है। इसके बाद में एक जबरदस्त पॉइंट है वो बताता हूं, तब तक लिख लो इसको जल्दी से। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख के अंदर है तो एएमटी की प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख के अंदर है तो एएमटी की प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। बट फर्म के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब फर्म की इनकम अगर 20 एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख से कम भी आती है तो भी उनको एएमटी एप्लीकेबल होगा, अगर उन्होंने इनकम बेस्ड डिडक्शंस क्लेम करे हैं तो। अरे एएमटी ऐसा नहीं है कि हर इंसान को लगता है जिसकी इनकम 20 लाख के ऊपर है, नहीं, सबको नहीं लगता। जिसकी इनकम 20 लाख के ऊपर है एंड जिसने इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम करे हैं, ठीक है ना। तो फर्म के लिए क्या पॉइंट है, अगर फर्म इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम करती है तो उनको एएमटी लगेगा, इवन इफ उनका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम क्यों ना हो। ये देखो यहां पे लिखवाया है पॉइंट, ये मैंने यहां पे ये पॉइंट है, इंडिविजुअल HUF AOP BOI artificial juridical person if adjusted total income is less than 20 lakhs provisions of AMT is not applicable, but this exception is not applicable to firm। तो यहां पे लिखा है it means AMT is applicable on firm or LLP even though its adjusted total income is less than 20 लाख, लिखा है भैया, अच्छे से लिखा है। अब क्या करेंगे भैया, ठीक है, आ गया अपना, किधर गया, आजा तू चल। अब निकालेंगे इसका AMT, अरे अरे अरे, अब निकालेंगे इसका AMT। AMT कितना आएगा, AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज इक्वल टू 19,75,500 इंटू 18.5%।
90,75,500 into 18.5% plus 4% HEC प्लस 4%, तो ये आ जाएगा 3,80,086, मतलब 3,90,000 बरोबर है बेटा। हाँ, अब ये 386, अब AMT कितना है 380, 086, और नॉर्मल टैक्स आया था 254, तो पे क्या करेंगे, AMT पे करेंगे। तो क्रेडिट कितना मिल जाएगा, क्रेडिट मिलेगा 380,086 माइनस 254, 436, 1,25,650 के आसपास। ठीक है, इसको राउंड ऑफ अगर करोगे आप तो 655 के आसपास आएगा राउंड ऑफ करने के बाद में। आप चिंता मत करिए, वो छोटा पार्ट है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। अब अपन अपन जब अगर एग्जाम में लिखेंगे ना तो ऐसा लिखना पड़ेगा, बट जब बुक में टाइप्ड होता है ना सॉल्यूशन, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपके स्क्रीन के ऊपर है यहाँ पे, आप चाहो तो इसको फुल स्क्रीन करके लिख सकते हो, मतलब आपके बुक में दे ही रखा होगा ऑलरेडी। चलिए, आई होप लिख लिया होगा आपने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जबरदस्त है। आपको अगर याद होगा, मैंने लास्ट में सरचार्ज वाला पॉइंट बताया था। इसमें एक बच्चों को कंफ्यूजन पता है सरचार्ज के केस में कैसी होती है। देखो, दो स्कीम है, एक नॉर्मल स्कीम, एक AMT वाली स्कीम। मतलब एक नॉर्मल इनकम निकालते और एक AMT वाली एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते। अब बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन इसमें यह हो जाता है कि सरचार्ज कौन से रेट से निकाले। तो देखो, नॉर्मल स्कीम में आप जो अपनी टोटल इनकम है उसको कंसीडर करके सरचार्ज के रेट लगाओगे, बट जब हम AMT का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें जो एडजस्टेड टोटल इनकम होती है वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि सरचार्ज का रेट कितना लगेगा। ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अच्छे से कवर हो जाएगा CQ3 के अंदर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। Mr. X carrying on a business of operating a warehousing facility for storage of sugar has a total income of 80 lakhs। मतलब ये नॉर्मल टोटल इनकम दी है उसकी। इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम he had claimed deduction under section 35 AD of rupees 70 lakhs on investment in building। 35 AD में उसने 70 lakhs का डिडक्शन क्लेम करा है, और यहाँ पे उसका डेट दे रखा है 1 अप्रैल 2024, मतलब इसी ईयर में, फॉर ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। ठीक है, अब जब व्हेन इट कम्स टू, रुको एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ लेते। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर AY 25-26, क्लियर है? ओके। अब नाउ व्हेन इट कम्स टू कि भैया 35 AD का डिडक्शन मिल चुका है, यहां मेरे को सीधा क्लियरली पिक्चर में दिख के आ रहा है कि 35 AD का सवाल है और AMT का पार्ट पिक्चर में आ रहा है। तो यहाँ पे अब ये मत सोचना कि स्टोरेज ऑफ शुगर के लिए स्पेसिफाइड बिजनेस है कि नहीं है। जिनको याद है उनको पता है स्टोरेज ऑफ शुगर इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस, बट जिनको याद नहीं है, यहाँ पे ये मत स्ट्रेस करना दिमाग पे कि भैया 35 AD में स्टोरेज ऑफ शुगर आता कि नहीं आता, वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर आता कि नहीं आता। नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उस पॉइंट से जो पूछना चाहते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब नाउ विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 80 lakhs का नॉर्मल इनकम है। ये नॉर्मल इनकम कंप्यूट करने के लिए आपने 70 lakhs का डिडक्शन क्लेम करा है। 1/4/2024 को ये ऑपरेट करा, मतलब 2024-25 का जो डिडक्शन है 70 lakhs का, वो हमको मिला है 35 AD में। और यहाँ पे डेप्रीसिएशन का अमाउंट नहीं दिया है पिछले क्वेश्चन जैसे। यहाँ पे डेप्रीसिएशन का अमाउंट नहीं दिया है पिछले क्वेश्चन जैसे, तो डेप्रीसिएशन अपन निकाल सकते हैं। इसी साल की बात है ना, तो 1 साल का डेप्रीसिएशन मिलता था। अगर ये 70 lakhs का डिडक्शन क्लेम नहीं करता तो बिल्डिंग पे 10% का 1 साल का डेप्रीसिएशन मिलता 7 लाख रुपए का। ये अंडरस्टूड है, ये इम्प्लाइड है। पिछले क्वेश्चन में 40,000 का डेप्रीसिएशन फोरगॉन हुआ है, ये बताया हुआ था। यहाँ पे बताया हुआ नहीं है, बट वो लॉजिकल है, इम्प्लाइड है, ये बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके बुक में जो आंसर दिया है वो डायरेक्ट दिया है, मैं उसको पूरा तमीज से सॉल्व कर रहा हूँ।
कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। ऐसे आपको भी लिखना पड़ेगा, पूरा तमीज से लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। टोटल इनकम इज इक्वल टू 80 lakhs। टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? फर्स्ट 10 lakhs पे 1,12,500। पहले 10 लाख पे 1,12,500, यस यही आएगा। सर ये कैसे? अरे भाई पहले 2.5 लाख पे देखो ना, कौन है? मिस्टर एक्स है, कुछ बोला नहीं है। और ये ऑब्वियस है, ये क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम है ना तो खत्म है बात, एएमटी एप्लीकेबल ही नहीं है। 80 लाख पे आप टैक्स कैलकुलेशन करके छोड़ दो। अब खैर इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, बट अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वहां पे लिखा रहेगा कि कैलकुलेट हिज टैक्स लाइबिलिटी अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी 2। ऐसा लिखा रहेगा, यहां नहीं दिया है बट वो इंप्लाइड अजम्पशन है। तो पहले 10 लाख पे निकाल के बताओ 10 लाख का कैसे होता है, रफ में निकाल के दिखा देता हूं। पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 5% 12,500, और अगले 5 लाख पे 20% 1 लाख रुपए। ऐसे आ गया 1,12,500। मैंने आपको क्लास में बताया था, पहले 10 लाख का याद कर लेना। नेक्स्ट 70 lakhs इंटू 30%, 21 lakhs। तो भैया ये आंसर आ गया 22 lakhs 12,500 टोटल, ठीक है। अब क्योंकि हमारी टोटल इनकम 80 lakhs है, इसमें ऐड हो जाएगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, सरचार्ज 10%, 22 lakhs 12,500 इंटू 10%, 2,21,250। इसका टोटल निकालेंगे। क्या इसको लिख सकते हैं? टैक्स प्लस सरचार्ज 24,33,750 एड 4% HEC 97,350 टोटल टैक्स। यह आ गया 25,31,100। ये आ गया भैया, किसी को इसमें आपत्ति है? 25,31,100 का आया नॉर्मल टैक्स, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एएमटी। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एएमटी। जिसको लिखना है पॉज करके लिख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ एएमटी एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। कैसे आएगी? नॉर्मल इनकम। अब ये मैं नॉर्मल इनकम लिख रहा हूं, पर इसको आप लिखेंगे इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। 80 lakhs एड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD माइनस डेप्रीसिएशन। ये कितना हो जाएगा? 70 lakhs का ये डिडक्शन था, उसमें से 1 साल का डेप्रीसिएशन 7 लाख, तो ये ऐड कितना हो जाएगा? 63 lakhs। ये ऐड हो जाएगा 63 lakhs। ठीक है, तो अपना आ गया एडजस्टेड टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 1,143,00,000
1,43,00,000. Now, tax at 18.5%. 1,43,00,000 into 18.5%. तो ये आता है अमाउंट 26,45,500. अब इस पे ऐड करेंगे सरचार्ज. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी जब हम निकाल रहे थे तो हमारा टोटल इनकम 80 लाख था. तो 80 लाख की टोटल इनकम के हिसाब से हमने 10% का सरचार्ज लगाया. नॉर्मल प्रोविजंस में हम टोटल इनकम देखते हैं, बट जब हम एएमटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सरचार्ज क्या रेट से लगेगा, इसके लिए हम टोटल इनकम नहीं, इसके लिए हम एडजस्टेड टोटल इनकम देखते हैं, जो कि अपने केस में 1,43,00,000. तो सरचार्ज का रेट याद करते हैं, 0 से 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ आपकी इनकम है तो 15% सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 15% इंटू 15%. तो ये आ गया मेरा 396,825. मैं लिख देता हूं टैक्स प्लस सरचार्ज थ्रीज 30 lakhs 42,325 add 4% HEC 121,693. AMT कितना है? $31,64,018. ठीक है. ये है अपना. अब एक्चुअल में ये तो मैंने एएमटी निकाल दिया, पता है क्यों? मेरे को है ना, ये जब 25 लाख का अमाउंट आया ना, जैसे ही मैंने ये 18.5% करा तो ये 26 चले गया था. मतलब मेरे को मालूम है कि एएमटी ही देना है, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्टली 4% सरचार्ज ऐड कर दिया. इतना अमाउंट हम पे करेंगे. बट अगर आपको डिसाइड करना है कि एएमटी पे करना पड़ेगा कि नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा, उस केस में आप शायद 4% एचईसी के पहले का अमाउंट ये डिसाइड करोगे. ठीक है, 3042 है और यहाँ पे है अपना 24. तो हम कितना पे करेंगे? यही 3042 पे करेंगे, फिर इसमें 4% एचईसी ऐड कर देते हैं. किसी को आपत्ति है इसमें? बताइए. क्रेडिट कितना मिलेगा? 31,64,018. एएमटी का क्रेडिट कितना रहेगा? 31,64,018 माइनस 25,31,100. कितना था? 25,31,100. तो ये अमाउंट आ जाएगा 6,32,918. ये एएमटी का क्रेडिट आपके पास अवेलेबल रहेगा. ठीक है. अब इसमें देखोगे ना, तो ये देखो 633, ये 632,918 है, क्योंकि ये ना राउंड ऑफ कर दिया गया, ये अमाउंट इन लैक्स राउंड ऑफ कर दिए गए, इसलिए यहाँ पे है ना थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस आ गया है. बट आप एग्जाम के अंदर राउंड ऑफ ना करें, ऐसा पूरा का पूरा फिगर लिखे. ठीक है, एग्जाम में राउंड ऑफ ना करें, पूरा का पूरा फिगर लिखे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन बोल रखा है कि भैया राउंड ऑफ करो यहाँ डिजिट्स तक. ठीक है, एक बार फुल स्क्रीन करके पूरे फिगर्स दिखा देता हूँ, आप प्लीज उसको पॉज करके लिख लीजिएगा. ये देखो टैक्स लाइबिलिटी निकाली हमने नॉर्मल प्रोविजन वाली. किसी को लिखना है लिख लीजिए जल्दी से. ये एएमटी का कैलकुलेशन. जी, आई होप वी आर डन ऑन दिस.
अब कमिंग ऑन टू CQ4, पर्दा डाल देते हैं। डिस्ट्रैक्ट करता है आंसर, आंसर अक्सर डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को इसलिए डाला गया क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग था। देखो, मतलब एक बार अगर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है वो समझे ना, तो कैलकुलेशन सेम है। मिस्टर राजेश हैज इनकम ऑफ 45 lakhs अंडर रेट PGBP। यहां क्या बताई हुई है? यहां बताई हुई है हमको PGBP की इनकम। PGBP का इनकम है 45 lakhs। वन ऑफ हिज बिजनेसेस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन एट 100% अंडर सेक्शन 80 IB, ठीक है। एंड द प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस इज 20 lakhs। एक बिजनेस है, ये 45 lakhs PGBP का इनकम है, ठीक है। इसके अलावा जो बिजनेस, एक बिजनेस है, ये 45 lakhs में सब कुछ आ गया, सारी बिजनेस की इनकम आ गई, ठीक है। अब बता रखा है कि एक बिजनेस है उसका जिसमें 100% डिडक्शन मिलता है 80 IB में, और उस बिजनेस का प्रॉफिट है 20 लाख। अब क्या होगा? ये PGBP आ गया 45 lakhs, तो अपना ग्रॉस टोटल इनकम भी कितना हो जाएगा? 45 lakhs। लेस करेंगे इसमें से 80 IB का डिडक्शन 20 लाख रुपए का, तब जाके इसकी टोटल इनकम आएगी 25 lakhs रुपीज। ये बताने का तरीका है। यहां पे ऐसे नहीं बोला कि भैया इसकी टोटल इनकम 25 लाख है। ऊपर वाले क्वेश्चन में टोटल इनकम बता दी थी, 35 AD के डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो टोटल इनकम है वो बता दी थी। यहां पे टोटल इनकम नहीं बताई, यहां बताई PGBP की इनकम। क्वेश्चंस में फिगर्स, डेटा देने का तरीका अलग है। जब आप डेटा पिक करना समझ जाओ ना, तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाए भाई। ये टोटल इनकम है भैया की। मिस्टर राजेश इंडिविजुअल है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल है, ठीक है। कंपनी रही तो मैट लगेगा, AMT नहीं। तो 25 लाख की इसकी टोटल इनकम है। टैक्स पेबल बताओ, कोई और इनकम नहीं है प्रीवियस ईयर 24-25 में। ओके बेबी, बताएंगे ना। तो नॉर्मल टैक्स निकाल लेता हूं अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए, नॉर्मल कर रहा हूं। 25 लाख पे टोटल टैक्स कितना लगेगा? इंडिविजुअल है, ओल्ड स्कीम। पहले 10 लाख पे 1,12,500, अगले 15 lakhs पे 13%, 4,50,000, ये हो गया 5,62,500। ये हो गया नॉर्मल टैक्स। हो गया रे बेटा? हाँ, क्लियर है? यस। 4% HEC ऐड कर दो इसमें। 562,500 प्लस 4% HEC, तो ये टोटल हो गया 5,85,000। अब AMT निकालेंगे, तो एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी होंगी? नॉर्मल इनकम 25 लाख, एड 80 IB का डिडक्शन 20 लाख, तो एडजस्टेड टोटल इनकम हो जाएगी इसकी 45 lakhs इंटू 18.5%, 45 lakhs इंटू 18.5% प्लस 4% HEC. So this amount comes out to 8,65,800. ये अमाउंट आया 865,800। पे कितना करना पड़ेगा? इतना। AMT का क्रेडिट कितना मिलेगा भाई को? AMT का क्रेडिट मिलेगा 865,800 माइनस 585, 2,80,800. That's it, done. As simple as that. Write it down if you want to. अब इसको दिखाने का तरीका अलग होता है, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन के अंदर दिखाने का तरीका, आंसर्स में दिखाने का तरीका अलग होता है। अब जिस बच्चे ने बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व कर लिया ना, उसका काम बन गया, उसका आंसर सब बराबर आ गया। अब जो बच्चा सॉल्यूशन देखा वो कंफ्यूज हो गया।
सुनिए, वो जो 4% HEC पहले ऐड करना बाद में ऐड करना है ना, वो कंफ्यूजन है ही नहीं। आप पूरा HEC वेचीसी सब ऐड कर लो, फिर कैलकुलेट करो तो भी चलेगा। ठीक है, दो केस, दो क्राइटेरियाज। अगर आपको लग रहा है मेरे को HEC कैलकुलेट करने के पहले का देखना है, तो देखो टैक्स कितना आया, नॉर्मल टैक्स 560 to 500, और AMT का अमाउंट कितना आया था 45 lakhs इंटू 18.5%, ये अमाउंट आया था 8,32,500। ये दूसरा अमाउंट है। यहां से हमको देख के समझ में आ जा रहा है कि भैया इसको AMT पे करना पड़ेगा, AMT पे करना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो AMT कितना पे करेगा वो, दिस प्लस 4%, मतलब इतना अमाउंट पे करेगा वो। यस और नो? हाँ, यस। अब दूसरा सवाल आता है, सर क्रेडिट कितना मिलेगा? तो अगर आप बिना 4% HEC ऐड करे भी कर रहे हो तो भी आपका आंसर सही आ सकता। बता दो क्रेडिट कैसे आएगा फिर। क्रेडिट आएगा 832 माइनस 562 500, 270 प्लस 4% HEC भी तो लगेगा। देखो आंसर कितना है, 280 800। इन बोथ द केसेस द आंसर वुड बी सेम। बस एक चीज है कि अगर आप कंपैरिजन 4% HEC निकालने के पहले के फिगर का कर रहे हो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने सोचा होगा ना तो इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हुई होंगी, और उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। नहीं तो जो नॉर्मल बच्चे हैं बेचारे कुछ सोचते नहीं है, मास्टर ने बोला वैसा करते हैं, तो भैया आप 4% HEC हर बार ऐड कर देना, नॉर्मल टैक्स में भी AMT में भी, कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है ना? आपका नॉर्मल क्रेडिट का भी आंसर सही आ जाएगा। बट जो ओवर थिंक करते हैं बच्चे, उनके लिए बता रहा हूं, आप बिना 4% HEC का अगर कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे इस अमाउंट को और इस अमाउंट को कंपेयर कर रहे हो, तो आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि भैया ये ज्यादा पे करना है। तो बट इसमें तो अपन ने HEC ऐड ही नहीं करा है, तो HEC ऐड करने के बाद का अमाउंट आएगा जो आपको पे करना रहेगा। दिस अमाउंट विल बी द अमाउंट विच इज पेबल। बराबर। अब जो अमाउंट आप पे कर रहे हो उसमें 4% HEC ऐड कर दिया आपने, और ये बता दिया कि इतना अमाउंट पेबल है। अब क्रेडिट निकालने की जब बारी आएंगी तो आप क्रेडिट कैसे निकालोगे? आप क्रेडिट इसमें से ये अमाउंट माइनस कर दोगे, AMT में से नॉर्मल टैक्स पेबल अगर माइनस कर दोगे ये अमाउंट, बोलोगे बस इतना ही क्रेडिट मिलेगा। ओ भाई, इसके ऊपर 4% HEC भी तो पे किया हमने, ये अमाउंट थोड़ी पे करा 832, हमने 865 800 पे करा। तो आप डायरेक्टली 832 को 562 500 में से माइनस करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट आ रहा है ये क्रेडिट मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें ऊपर और 4% लगा है, तो यहां पे भी आपको 4% ऐड कर देना पड़ेगा, आपका आंसर सेम आ जाएगा। मतलब दोनों चीजें बहुत सिंपल है। एक, हर जगह 4% HEC ऐड करने के बाद कैलकुलेशन करो, ठीक है, या दूसरा, हर जगह 4% HEC ऐड करने के पहले का कैलकुलेशन करो एंड बाद में 4% HEC ऐड कर दो। जैसे इसमें देखो, अगर बिना HEC के कैलकुलेशन का करा है आपने, तो ये अमाउंट में 4% ऐड करके पे करेंगे, ये जो अमाउंट है इसमें 4% ऐड करके क्रेडिट अमाउंट आएगा। ठीक है, मैं क्या बताता हूं, हर बार 4% HEC ऐड करने के बाद ही कैलकुलेशन करो, आंसर सिंपल रहेगा, लाइफ इजी रहेगी, याद कम रखनी पड़ेगी चीजें। नहीं तो फिर ऐसा 270 का क्रेडिट आया, अरे 4% HEC ऐड करना रह गया, ये अमाउंट गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद में और एक चीज जो बच्चे के मन में सवाल आता है, सर अगर गलती से AMT में मैंने जितने क्वेश्चन करवाए ये 3 मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता जिंदगी में AMT से रिलेटेड। दूसरा सवाल जो बच्चों का आता है, सर आपने क्वेश्चन तो करा दिए पर ये सब ओल्ड टैक्स रिजिम के क्वेश्चन है, न्यू टैक्स रिजिम रहा तो? ओ भाई, अगर न्यू टैक्स रिजिम रहा तो AMT पिक्चर में ही नहीं आता। AMT is not applicable when the assessee is paying tax under section 115 BAC। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, जो न्यू टैक्स रिजिम है, जो डिफॉल्ट हो चुका है,
उसमें अगर आप टैक्स पे करते हो तो इन दैट केस आपको एएमटी एप्लीकेबल ही नहीं है, समझे? तो ये टेंशन लेना छोड़ दो कि एएमटी और न्यू टैक्स रिजीम का क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, उसमें एएमटी पिक्चर में ही नहीं आता, वो तो और सिंपल हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा वो। क्लियर है? यस। यहां अपना एएमटी खत्म होता है, इसके अलावा एएमटी का और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आप वो बच्चे हो जो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को अपने दोस्त भाई बहनों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।